ऐसे में ये एक बड़ा स्वाभाविक पार्ट है। पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना है, टीचर्स को भी। होता क्या है कि क्लासरूम्स में निकलकर टीचर्स आपस में इसके साथ अफेयर एक जजमेंट का सा वो बना देते हैं, या इस लड़की का तो बॉयफ्रेंड है तो ये खराब चरित्र की है। बच्चा पूछता था कि बच्चे कहाँ से आते हैं, तो मम्मी कहती थी तुम्हें भगवान जी हमारे घर फेंक गए। भी हमारी जो धारणा है, सेक्स एजुकेटर को पोर्नोग्राफी के साथ ही जोड़ा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्स के बारे में बात कर रहा है तो सुनने वाले या तो कैप्शन भी ऐसा बना देते हैं कई बार कैची कि लगता है कि पोर्नोग्राफी की कोई बात हो रही है। उनको लगता है कि शायद कुछ पोजीशन समझाई जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहले एपिसोड में देखा है कि हमने यौन शिक्षा के बारे में बात की, उसी विषय को कंटिन्यूटी में रखते हुए आज फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज हमारे सवाल थोड़ा सा उससे जो पिछले विषय है उसी से जुड़ते हुए थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। जैसे यौन शिक्षा का दायित्व किसका बनता है मैम? ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला गुरु, माँ और पिता, है ना। तो क्योंकि जो हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं खास तौर पे रिश्तों के दायरे में होते हैं, तो पहला जो एजुकेटर इसका होगा वो अपना परिवार, अपने माँ बाप ही होंगे। तो सबसे बड़ा दायित्व इसमें पेरेंट्स का बनता है कि वो अपने बच्चों को सही समय पे एजुकेट करें, खास तौर पर जब उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव चल रहे हों तो वो इस बारे में उनसे जरूर बात करें। सेकंड, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा समय स्कूलों में या विश्वविद्यालयों में बीतता है, तो टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को एक खुला माहौल दें जिसमें वो अपनी क्वेरीज, जो उनके क्वेश्चंस हैं, खुलकर कह सकें और उसके बारे में उनको उचित ज्ञान मिले। थर्ड, सबसे बड़ी रीच अगर देखा जाए तो आजकल मीडिया की है, और कोई भी बच्चा हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मोबाइल, टीवी, ये सभी के पास उपलब्ध हैं। तो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें अच्छे से साइंटिफिक रूप से बात की जाती है विषयों पर, उनको ज्यादा से ज्यादा लाएं ताकि बच्चों का जो पोर्नोग्राफी पे रिलायंस है वो कम हो और वो अच्छे रोचक कार्यक्रम देखकर कुछ सीख सकें। तो थर्ड ये है। इसके अलावा जुगनू जी, एक बहुत बड़ा दायित्व धर्म का भी है। अभी पीछे एक मूवी आई थी OMG 2 जिसमें सेक्सुअल हेल्थ के बारे में और सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की थी। तो उसमें भी यही दिखाया गया था कि यदि हम हेल्थ को रिलीजन के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि रिलीजन का एक बहुत बड़ा व्यापक स्कोप है दुनिया तक पहुंचने का, और आप देखेंगे जितने हमारे रिलीजन, एक भक्ति काल आया था, उसके बाद हमारे जितने भी मंदिर हैं उसके ऊपर आप देखेंगे उस टाइम में जो चीजें बनी थी वहां पर कामसूत्र के पोजेस अंकित हैं और धर्म को सेक्स एजुकेशन के साथ जोड़ा गया। तो रिलीजन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जितने धर्म गुरु हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं सेक्स एजुकेशन के उसमें। इसके अलावा हमारे और आप जैसे NGOs जिनके पास बच्चे आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा फॉर्मल एजुकेशन से हटकर काम कर रहे हैं, तो इन विषयों को उठाना हमारी भी ड्यूटी बनती है। तो सब मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम बनेगा, क्योंकि आप कुछ बात कर रहे हैं, मैं कुछ बात कर रही हूँ, तो बच्चे के मन में कंफ्यूजन ही आएगा। एक करिकुलम होगा और अगर हम उसी में बात करेंगे तो बेटर एजुकेशन पहुंच सकती है। इसमें मैम जो आपने बात की थी स्कूल की, जी, कर तो चलो ठीक है कि बिल्कुल प्राइमरी एक चीज है। स्कूल में भी मुझे स्कोप लगता है कि जो गायब रहा है, टीचरों की जो ट्रेनिंग है, हम बच्चों की तो लगातार बात करते रहते हैं, सरकार भी करती है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चे अवेयर होने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि टीचरों की ज्यादा जरूरत है कि उनको अवेयर करें, बिल्कुल, क्योंकि उनमें ज्यादा संकीर्णताएं हैं। हालांकि यंग जनरेशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही है, लेकिन जो टीचर वाला जो एक फेज है, एक पीढ़ी है, वो वहीं पे वो पुराने के साथ भी जुड़ी है और नए के साथ भी, वो बीच समझदार में है। और उनको किस तरह से हम देख सकते हैं कि वो क्या रास्ते हैं? बिल्कुल, देखिए जब हम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसका ट्रेनर जो है, सबसे पहले तो ट्रेनर ही नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। क्योंकि यदि बच्चे अब स्कूलों में ही आएंगे, आप छोटी क्लास से वही बच्चे आप देखते हैं, फिर सडनली वो
बड़ी क्लास में जाते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर उनके अफेयर्स होने शुरू हो जाते हैं, उनका ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। ऐसे में ये एक बड़ा स्वाभाविक पार्ट है, पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना है, टीचर्स को भी। होता क्या है कि क्लासरूम्स में निकलकर टीचर्स आपस में इसके साथ अफेयर एक जजमेंट का सा वो बना देते हैं, या इस लड़की का तो बॉयफ्रेंड है तो ये खराब चरित्र की है। तो यदि उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए तभी वो एक नॉन जजमेंटल ढंग से देख पाएंगे कि ये उम्र का एक नॉर्मल पड़ाव है। ऑपोजिट सेक्स के प्रति या कुछ लोगों में सेम सेक्स के प्रति भी आकर्षण बिल्कुल स्वाभाविक है, और इसको किसी भी तरह से हीन नजर से नहीं देखना। तो आपने जो बात की कि हमने पहले बात की कि दायित्व किसका है, दायित्व के अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हम एजुकेशन की क्वालिटी दे रहे हैं वो किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने कहा नॉन जजमेंटल, किसी भी तरह से जो एजुकेशन आपसे लेने आ रहा है, हो सकता है मेरे पास अब जैसे ओपीडी में आती हैं यंग गर्ल्स, कई बार अनचाहे गर्भ के साथ आती हैं, कई बार वो इन्फेक्शंस के साथ आती हैं जो उनको उनके पार्टनर से मिली होती है। तो आपका जो भी एजुकेशन है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ताकि उनको एक एक्सेप्टेंस की सी भाव कि भाई उनको स्वीकार किया जा रहा है वो जैसे हैं, और उसके बाद हम एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टीचर्स को भी ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। अब बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई आर्ट स्ट्रीम से हो सकता है, कोई कॉमर्स से हो सकता है साइंस में उन्होंने उतनी चीजें पढ़ी ही ना हो, बट हमें जो भी बताना है अपने बच्चों को साइंटिफिक बताना है। पहले जब मूवीज होती थी आप दिखाते थे कि कोई सेक्स का सीन होता था, दो फूलों को आपस में मिला देते थे या भंवरे कुछ ऐसा, तो हमें इस तरह का, हाँ, या फिर बच्चा पूछता था कि बच्चे कहाँ से आते हैं, तो मम्मी कहती थी तुम्हें भगवान जी हमारे घर फेंक गए। तो उसकी जितनी समझ है उसके हिसाब से ही हमें उसको साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। अब 3 साल का अगर बच्चा पूछे कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो आप चलिए उसको तो कह रहे हैं, पर आप उनको बताएं कि मैंने और आपके पापा ने शादी की तो आपको भगवान जी ने हमें दिया, यहाँ तक समझ आता है। फिर वही बच्चा 5th क्लास में वो सवाल पूछ रहा है, तो फिर उसको आपने बॉडी पार्ट्स बता रखे हैं, तो फिर आपने बताया कि मम्मा के पेट में से बच्चा आता है। फिर वही बच्चा जब 7th 8th में वो सवाल पूछ रहा है, तो आपने कहीं पे भी बच्चे से गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने जो इंफॉर्मेशन दी उस पर आप बिल्ड करते चले गए उसकी सोच और समझ के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरीके से। तो कहीं पे भी नॉन जजमेंटल हो, प्योरली साइंटिफिक हो, स्टेप वाइज बिल्डिंग हो, जैसे कि बच्चे की जितनी मानसिक कैपेसिटी है उसके अनुसार। तो ये चीजें हमें टीचर्स को सिखानी पड़ेंगी और प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस लेने पड़ेंगे। जी, इसी में एक चीज मुझे अभी जब आप बात कर रहे थे तो ध्यान में आई कि आप वैसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि सेक्स एजुकेशन को समझाने वाले लोग हरियाणा में या भारत में भी जब हम सोशल मीडिया पे या और प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो गिने चुने लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ा क्राइसिस है जी, क्योंकि यदि एजुकेटर नहीं होगा, सिखाने वाला ही नहीं होगा, तो सीखेंगे कैसे? तो ये आपको लगता है चेंज की इसमें थोड़ा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जगदीप जी। अभी भी हमारी जो धारणा है, सेक्स एजुकेटर को पोर्नोग्राफी के साथ ही जोड़ा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्स के बारे में बात कर रहा है तो सुनने वाले या तो कैप्शन भी ऐसा बना देते हैं कई बार कैची कि लगता है कि पोर्नोग्राफी की कोई बात हो रही है, उनको लगता है कि शायद कुछ पोजीशन समझाई जाएंगी या बेडरूम की सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में बात होगी। तो पहले तो हमें एजुकेटर को पोर्नोग्राफी से अलग करके दुनिया को समझाना है कि एजुकेटर का क्या दायित्व है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो हमने इसमें बात करनी है वो ये है कि एजुकेशन, जब मैंने शुरू किया सेक्स एजुकेशन, तो आप मानेंगे कि मेरे पास लोग मुझे सीमा आनंद जी से कंपेयर करते थे। एक बहुत अच्छी, शी इज अ वेरी गुड एजुकेटर, पर सीमा आनंद जी प्राइमरीली कामा सूत्र पर और वुमेन के प्लेजर पर बात करती हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उनका मेन जो फोकस है प्लेजर के ऊपर है, और उसके साथ जुड़े हुए टॉपिक्स पे वो हेल्थ के बारे में बात करती हैं। ऐसे ही यंग और भी बहुत एमबीबीएस के भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं जो बात कर रहे हैं, वो उनका बात करने का ढंग हो सकता है अलग हो। तो मेरे केस में मैंने शुरू से ये रखा कि हमारी अप्रोच साइंटिफिक हो, बट पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग हो, ताकि हमारी ऑडियंस हमसे जुड़ सके और वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो
पोर्नोग्राफी को सेक्स एजुकेटर से फर्क करना, ये मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। मैं आपको ये कहूंगी कि इसकी प्रस्तुति भी इसी तरह से हो कि दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो सके। जी जी। मैम, यौन शिक्षा में युवाओं को किस तरह से, जो यौन शिक्षा है वो किस तरह से सहायता कर सकती है? देखिए, हम पहले भी बात कर रहे थे, यौन शिक्षा जब कंप्लीट होती है तो आप अपने हेल्थ के एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम के बारे में समझते हैं। आप छोटा सा बच्चा भी आप देखेंगे, कई बार आपने देखा भी होगा, बच्चा दूध पी रहा है छोटा सा और साथ ही साथ अपने जननांगों को सहला रहा है। इसका मतलब ये कि एक छोटे से बच्चे को भी ये पता है कि उसकी बॉडी में प्लेजर है, आनंद है। उस आनंद का ठीक समय पे ठीक व्यक्ति के साथ ठीक तरह से उपयोग करना, ये भी हमारी सेक्सुअल हेल्थ का एक है। तो जब बच्चे को ये पता होता है कि उसकी बॉडी प्लेजर का सोर्स है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो उसका नेचुरली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट और रॉन्ग की समझ बढ़ेगी। अच्छा, कुंठाएं जो हैं उसके अंदर वो कम होंगी। यहाँ तक की स्टडीज हैं जो जानती हैं कि जिनको सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नॉलेज होती है वो अदर स्कोप्स में, मेंटल, इमोशनल, पढ़ाई में दे परफॉर्म बेटर। तो बच्चे बेटर एक्सेल करते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे तो हमारे समाज में, आपको पता है कि सेक्सुअल प्रेडेटर्स कितने हैं। दूर जाने की बात नहीं, हम रेप की बात करते हैं या मोलेस्टेशन की बात करते हैं, सबसे अधिक जो दुराचार है परिवारों के अंदर ही हो रहा है, जो कभी रिपोर्ट नहीं किया जाता। अगर आप अपने बच्चे को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं देंगे तो आप उसको अब्यूज से या मोलेस्टेशन से किस तरह से बचाएंगे? सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के माध्यम से पीडोफिलिया इतना ज्यादा है, घर में आपके साथ गलत, और आप अपने बच्चे के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बच्चों को एजुकेट करें ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को नेगोशिएट कर सकें। जी। यौन शिक्षा से जुड़ी धारणाएं वो क्या-क्या हैं और इसके समाधान किस तरीके से किया जा सकता है? जी। सबसे बड़ी धारणा जो यौन शिक्षा से जुड़ी हुई है वो ये है कि यदि हम बच्चों को यौन शिक्षा देंगे तो वो जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज में संलिप्त हो जाएंगे। जो हमारे दूसरा हमारी एक जो धारणा है वो ये है कि ये भारतीय कल्चर का, ये संस्कृति का पार्ट नहीं है। और आपने इस बारे में पहले ही बात की कि कामसूत्र हमारे देश में लिखा गया है, गुरुकुल में भी काम के ऊपर समझाया और पढ़ाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। तो अगर हम नहीं बताएंगे इन विषयों पर तो जैसे मैंने कहा मोलेस्टेशन बढ़ेगा, है ना। और भ्रांति सबसे बड़ी है, जबकि उल्टा होता है। जब हम बच्चे को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ऐसे केसेस में वो बहुत लेट सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो जितना हम उनको एजुकेट करेंगे उतना वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। ये हालांकि हो सकता है कि मेरा धारणा इसमें गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे गुरुकुल की एक परंपरा थी, जी, उसमें 21 साल तक जो बच्चे का एक दौर है वो गुजरता था और उसकी जो एनर्जी थी वो वहीं पे उसको सारे काम अपने करने होते थे, खेती वहीं प्रैक्टिकल चीजें वो सारी सिखाई जाती थी। और वो 21 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता था उसमें सहजता होती थी, मुझे ये लगता है। और जो एजुकेशन आज की दौर है उसमें बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। मतलब जो एज थी 13-14 साल की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो 9-10 साल पे हालांकि कई बच्चों में पहुंच चुकी है। लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो रही हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं, दोनों एजुकेशन को आपने कभी? देखिए, जब हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इस शब्द को चेंज करूंगी। आजकल फिजिकल सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ रही है। जी। ठीक है, आप देखेंगे मेंसेस की उम्र जो पहले 13-14 साल थी वो घट के अब 9-10 साल पे भी पहुंच गई है और शारीरिक रूप से जल्दी विकास हो जाता है। उसके कारण ये है कि एक तो एक्सपोजर टू सेक्सुअल नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप ना भी चाहें तो भी बच्चे एक्सपोज्ड हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा। दूसरा, न्यूट्रिशन भी गर्ल चाइल्ड को आजकल बहुत अच्छे से अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि बच्चियां जो थी सबसे एंड में खाना, पेटों को प्रेफरेंस, तो न्यूट्रिशन वाइज भी, एजुकेशन वाइज भी, एक्सपोजर वाइज, तो हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल जो फिजिकल मैच्योरिटी है वो जल्दी आ रही है। पर भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे जो बच्चे का विकास है, हम कहते हैं कि मेंटल
मेच्योरिटी आने में 25 इयर्स की एज लगती है। तो 8 से 9 से 13 साल के बीच में फिजिकल मेच्योरिटी आ गई, मेंटल मेच्योरिटी आई उसकी 25 साल पे। अब हार्मोन्स तो बीच में बंद नहीं हो रहे, है ना। 13 साल से लेकर 25 साल के बीच में अगर मैंने उस बच्चे को शिक्षा नहीं दी तो वो परिपक्व फैसले कैसे ले पाएगा। अब सोचने की बात यह है, इसलिए सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बात करना, सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, ताकि 13 से 25 की जो एज, जो उसके लिए बहुत मुश्किल है, हार्मोन्स बिल्कुल पीक पे हैं, बॉडी में नए नए चेंजेस हो रहे हैं, आवाज बदल रही है ऑपोजिट सेक्स की। जिस बच्चे के साथ वो कल तक खेल रहा था, घर घर खेल रहा था या कुछ भी खेल रहा था, सडनली वो रियलाइज करता है, अरे मुझे तो इसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा है, और इस बारे में बात करने के लिए कोई है ही नहीं। कई बार आप लड़के हैं, आवाज में परिवर्तन, बात करते करते आवाज फट गई, गर्ल्स हैं तो ब्रेस्ट आनी शुरू हो गई। तो वो सारे चेंजेस जो उनके साथ चल रहे हैं भावनात्मक तौर पे, अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे कि ये सहज हैं, तो उनके लिए नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत जरूरी है इस बारे में बात करें। जी, यही है मैम कि जो ये दौर होता है, ये चेंजेस का भी दौर है, और एनर्जी को एक अलग लेवल पे, मान लो उसको क्रिएटिव उसमें जाना है, तो वो भी बिल्कुल बड़ा बिल्कुल दौर है। जी जी। लेकिन वो उलझ के बहुत सारे बच्चे वो इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि हाँ उसको आकर्षण है, वो पीछे घूमते हैं और तरह की चीजें, पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो ये बड़ा वो है। तो इसमें भी कोई है कि रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। मैं तो आप ही की संस्था की बात कहूंगी, बहुत सारी चीजें आप अपने बच्चों से करा रहे हैं, स्किल बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। जो क्या पहले हम छोटे थे तो एक बाल भवन का कंसेप्ट होता था, सारे बच्चे वहां जाके 1-2 क्लासेस में कुछ ना कुछ एनरोल करा लेते थे और वो रहता था। तो ये चीजें करके हम उनकी ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। और जो हम बात कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन, तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत हेल्प करेगी इस दौरान। ऊर्जा वो सही बिल्कुल बिल्कुल रास्ते पे चल बिल्कुल, और उनको नेचुरल भी अपने जो चेंजेस हैं उसके बारे में पता चलेगा। अच्छा, यही वो बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर हमने उनको नहीं बताया तो अब्यूज से भी खुद को नहीं बचा सकेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बार बार उनकी समझ के अनुसार उनको वो एजुकेशन दें, ठीक है। और साथ में रिश्तों की भी बात करें। हम सेक्स की बात कर रहे हैं, बच्चे नेचुरली रोमांस सीखते हैं क्योंकि मूवी स्क्रीन पे उनको बहुत चीजें समझाई जा रही हैं। बट आप देखेंगे शादी भी होती है आजकल, तो लड़का लड़की आपस में बात करेंगे सब तरह की, तुम कौन सा लहंगा पहन रही हो, मेरी शेरवानी मैचिंग है कि नहीं है, सब कितने लोग आएंगे तुम्हारे, डेस्टिनेशन वेडिंग होगा। पर सेक्स को लेके कोई बात नहीं। अब उनसे मेरे पास आएंगे, कपल्स आ जाएंगे, फर्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट होकर आ गए और वो कहेंगे जी हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें इसको गिराना है। तो इसका मतलब ये है ना कि जो एक ओपन डायलॉग 2 एडल्ट्स के बीच में होना चाहिए था कि बच्चे कब करने हैं, तब तक कौन प्रिकॉशन यूज करेगा, वो सारे क्वेश्चंस आपस में बात ही नहीं हो रखी। और वेडिंग को करवाने के लिए वेडिंग प्लानर रखा हुआ है, जिस काम के लिए वेडिंग हो रहा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि हम इन विषयों को ओपन में लाएं, मुख्य धारा समाज के साथ जोड़ें, ताकि इन विषयों पर बात हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये था इसका दूसरा एपिसोड। आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में उसके जवाब दिए जाएंगे। और वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरे परिवार के साथ बैठ के ये वीडियोस देखें और दूसरों को भी दिखाएं, ताकि आपके बच्चे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना कीमती समय हमारे और हमारे दर्शकों के लिए निकालने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।